गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा स्टार्ट करते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट दैट इज एजोट्रोपिक मिक्सचर। सॉल्यूशन की यूनिट से ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है। इससे जस्ट पहले बेटा आपने आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है एंड टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के थे डिपेंडिंग अपॉन द डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। रोल्स लॉ के डेविएशन के हिसाब से हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था। पॉजिटिव डेविएशन डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए बेटा अपना नया कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट करते हैं दैट इज एजोट्रोपिक मिक्सचर। क्या स्टार्ट किया हमने? एजोट्रोपिक मिक्सचर। क्या होता है बेटा ये एजोट्रोपिक मिक्सचर? बड़ा आसान सा है ये। एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है बेटा। क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन समझते हैं आप किससे बनता है? कंपोनेंट्स। जैसे मान लीजिए आपने शुगर को पानी में मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया, शुगर का सॉल्यूशन बन गया। आपने साल्ट को, नमक को पानी में मिला दिया, नमक का सॉल्यूशन बन गया। आप नींबू पानी बनाते हो, उसमें साल्ट डालते हैं, उसमें नींबू का रस डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, वो भी एक टाइप का सॉल्यूशन हो गया। तो ये भी एक टाइप का सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें शायद कुछ स्पेशल बात है जिसलिए इसका नाम एजोट्रोपिक मिक्सचर रखा गया। ठीक है ना? तो एजोट्रोपिक मिक्सचर में वो स्पेशल क्या है ये हम पढ़ते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा। एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? दो सॉल्यूशंस, मैंने बताया सॉल्यूशन होते हैं, तो दो सॉल्यूशंस विच बॉयल एट constant temperature, which boil at constant temperature without change in composition। कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करे, उसको बेटा एजोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं भी, इसका क्या मीनिंग है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करने का क्या मतलब है? देखिए बेटा एक सॉल्यूशन समझ लीजिए आप, C2H5 एंड OH एथेनॉल होता है, पता है आपको। उसको आप वाटर के अंदर मिक्स करेंगे और हमने सॉल्यूशन बना लिया अभी। ठीक है, इस सॉल्यूशन को एजोट्रोपिक मिक्सचर कहेंगे या नहीं कहेंगे, एक बार चेक करते हैं बेटा। जो एथेनॉल होता है वो 351.5 केल्विन के ऊपर बॉयल करता है, इतने टेम्परेचर पे बॉयल करता है। वाटर जानते हैं आप, सभी जानते हैं 373 केल्विन के ऊपर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। दोनों का ये बॉइलिंग टेम्परेचर है। लेकिन जब मैं दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना देता हूं बेटा, तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो 351 केल्विन पे बॉयल करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो एथेनॉल पहले 351.5 पे प्योर स्टेट में बॉयल कर रहा था और वाटर 373 केल्विन पे बॉयल कर रहा था, अब दोनों ये 351 पे दोनों बॉयल करने लगेंगे। ठीक है ना? अगर एक ही टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे दोनों कंपोनेंट बॉयल करने लगे तो हम कह सकते हैं कि ये एजोट्रोपिक मिक्सचर होगा अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन दी है। अब दूसरी बात जो वो कह रहा है कि जो कंपोजिशन है उसमें भी बदलाव नहीं होना चाहिए। कंपोजिशन का क्या मतलब है बेटा? एथेनॉल जो होता है, अगर मैं 95.6% एथेनॉल लेता हूं, इतना परसेंट एथेनॉल लूं और 4.4% में वाटर लेता हूं भी, ठीक है, दोनों को मिक्स कर देता हूं। दोनों को मिक्स करने के बाद अपने पास सॉल्यूशन बन गया। ठीक है भी, कंपोजिशन है ये। इतना परसेंट उसके अंदर एथेनॉल होना चाहिए, इतना परसेंट उसके अंदर वाटर होना चाहिए। दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया। अब बात आती है कि कंपोजिशन में बदलाव ना हो। कब बदलाव ना हो? जब आप इसको गर्म करें। ठीक है, आप देखिए ये अपने पास वो एथेनॉल का और वाटर का सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है ना? ये एथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन है। जैसे कि मैंने कंपोजिशन रखी है, ये लिक्विड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? ये लिक्विड फॉर्म है। और लिक्विड फॉर्म के अंदर यहां पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के मोल फ्रैक्शन मतलब एक प्रकार से अमाउंट ऑफ एथेनॉल, यहां पे 95.6% मैंने एथेनॉल लिया हुआ है। यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O वाटर के कितने हैं? दैट इज 4.4%। ये कंपोजिशन है बेटा, समझ आ गया? ये कंपोजिशन है। जब मैं इसको गर्म करूंगा, हीट करूंगा, तो अपने पास इन्हीं के बनेंगे वेपर, क्योंकि दोनों के दोनों वोलाटाइल है। वोलाटाइल का भी मतलब समझते हैं आप?
जिनके वेपर बन सके, नॉन वोलेटाइल जिनके वेपर ना बन सके, ठीक है ना। तो दोनों वोलेटाइल है, दोनों के वेपर बनेंगे, तो गर्म करूंगा तो दोनों के वेपर बनेंगे। अब देखिए ये जो डॉट में लगा रहा हूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है भी वेपर फेज को, ये वेपर बनने शुरू हो गए, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर वेपर फेज में भी, क्योंकि यहां पे भी एथेनॉल के वेपर है और वाटर के भी वेपर है, अगर वेपर फेज में भी कंपोजिशन यही रहे, मतलब H2O कितना परसेंट रहे 4.4 और मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल कितना रहे, दैट इज 95.6%। तो अब देखिए कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज बराबर हो गई है, दोनों बराबर हो गए, तो ये भी बराबर हो गया। तो हम कहेंगे अब ये जो सॉल्यूशन है अपने पास एजोट्रोपिक मिक्सचर है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है, 351 पे दोनों बॉयल कर रहे हैं, साथ में इनकी लिक्विड में जो कंपोजिशन थी वही कंपोजिशन कहां पे है, वेपर फेज में है। तो ये अपने पास एक एजोट्रोपिक मिक्सचर बन गया है। चलिए अब बेटा ये तो बात हुई डेफिनेशन की, अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, क्या क्या खासियत होती है भी इसकी एजोट्रोपिक मिक्सचर। कुछ खासियत तो हमें डेफिनेशन से ही पता लग गई भी, कुछ खासियत हमें डेफिनेशन से ही पता लग गई, ठीक है। चलिए एक एक करके बताते हैं भी क्या खासियत होती है। सबसे पहले देखो बेटा ये जो सॉल्यूशन बना जिसको आप एजोट्रोपिक मिक्सचर कह रहे हो, इसमें कंपोनेंट कितने होंगे, यहां पे आपको दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक एथेनॉल है और एक वाटर है। तो जो एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है वो हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन होता है, सिर्फ दो कंपोनेंट से बनने वाले सॉल्यूशन को ही आप एजोट्रोपिक मिक्सचर कह सकते हो, अगर वो बाकी की सारी कंडीशन फॉलो कर दे। तो हम लिखेंगे दीज आर बाइनरी सॉल्यूशन, दीज आर बाइनरी सॉल्यूशन, ये हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन रहेंगे, ऑलवेज बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब समझ आया, मतलब ये है कि जो सोल्यूट रहेगा, सोल्यूट समझते हो बेटा, इन दोनों कंपोनेंट में जो कम मात्रा में होगा वो सोल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो सोलवेंट। तो जो सोल्यूट है वो एक ही रहेगा और जो सोलवेंट है बेटा वो भी एक ही रहेगा। अगर एक से ज्यादा सोल्यूट या सोलवेंट हुए तो आप उसको एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास सॉल्यूशन बन गया और उस सॉल्यूशन को आप एजोट्रोपिक मिक्सचर कह सकते हैं भी, ठीक है। पहली खासियत बेटा, मतलब एक सोल्यूट एक सोलवेंट रहेगा, ये इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, अगर इससे ज्यादा हो गए तो आप उसको एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं कह पाएंगे। दूसरी खासियत देखिए बेटा, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां डेफिनेशन में भी समझाया है मैंने, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेगा बेटा। पहले दोनों का टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग था, लेकिन जब सॉल्यूशन बना तो अब दोनों 351 केल्विन पे बॉयल कर रहे हैं, ये दूसरी खासियत है। तीसरी खासियत देखिए बेटा, देखो जब आप इसको मिक्स करके सॉल्यूशन बना देंगे, जब आप इसको मिक्स करके सॉल्यूशन बना देंगे तो आप इसको फ्रैक्शनली डिस्टिल नहीं कर सकते। फ्रैक्शनली डिस्टिल का क्या मतलब होता है, पहले पॉइंट लिखिए, कैन नॉट बी separated by fractional distillation, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये सेपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। मतलब क्या है इसका, देखिए आप ये सॉल्यूशन लीजिए बेटा, जो एथेनॉल और वाटर से बना हुआ सॉल्यूशन है वो आप ले लीजिए, आप गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो वेपर बनेंगे, वेपर दोनों के बनेंगे। मैं ऊपर से क्या लगा देता हूं, इसको कवर कर देता हूं उसको, और एक पाइप लगा देता हूं बेटा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। अब थोड़ा सा पीछे जाइए अपने एक पॉइंट पे, द कंपोजिशन रिमेन फिक्स। इस पॉइंट को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस पॉइंट को आपको समझाऊंगा कि कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, जो कंपोजिशन यहां पे है वही कंपोजिशन यहां रहनी चाहिए, ये एजोट्रोपिक मिक्सचर की खासियत है, ठीक है ना। तो देखिए जब एजोट्रोपिक मिक्सचर बनता है तो जो कंपोजिशन होती है बेटा वो फिक्स हो जाती है।
कंपोजिशन फिक्स होने का मतलब यह है कि एथेनॉल अगर यहां पे 95.6% है और वाटर 4.4% है तो ये कंपोजिशन फिक्स हो गई है। अगर आप यहां पे 94% एथेनॉल लोगे और 6% वाटर लोगे, मिक्स करके सॉल्यूशन बनाओगे तो उन्हीं कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, लेकिन इसको आप एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं कहेंगे। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ही ये एजोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी मिला देंगे, एथेनॉल कितना भी मिला दिया, कितना ही वाटर मिला दिया और सॉल्यूशन बना दिया तो आप कहेंगे जी एजोट्रोपिक मिक्सचर तैयार हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है भी। जब कंपोजिशन एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होगी, मतलब फिक्स कंपोजिशन होगी, जिसको मैंने यहां पे 95.6% लिखा है, यहां पे 4.4% वाटर, इसी कंपोजिशन पे एथेनॉल और वाटर के मिक्सचर को एजोट्रोपिक मिक्सचर कहा जाता है। समझ आया? तो ये अगर ये कंपोजिशन एजोट्रोपिक कंपोजिशन है तो ये हमारे पास एक जर्नल कंपोजिशन हुई, ठीक है ना। इस पे जब आप गर्म करोगे, ध्यान रखना, इस पे जब गर्म करोगे तो पहले कौन बॉयल होगा? जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा। किसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम है? एथेनॉल का। इस कंपोजिशन पे पहले एथेनॉल बॉयल होगा, उसके बाद फिर वाटर बॉयल होगा। तो मान लीजिए एथेनॉल और वाटर का मैंने एक जर्नल सॉल्यूशन बना लिया, एजोट्रोपिक सॉल्यूशन नहीं है ये। तो देखिए जब मैं इसको हीट करूंगा तो बेटा पहले वेपर किसके बनेंगे? मुझे बताइए पहले वेपर किसके बनेंगे? पहले वेपर बनेंगे एथेनॉल के। तो मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूं इन वेपर को और इनको कंडेंस कर लेता हूं, मेरे पास एथेनॉल यहां पे अलग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद रह गया वाटर, फिर गर्म करूंगा, वाटर को अलग कंटेनर में कर लूंगा। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनली डिस्टिल, कि भाई एक बार एक लिक्विड बाहर आया, दूसरी बार दूसरा लिक्विड बाहर आया, तो हमने दो लिक्विड के मिक्सचर को अलग कर लिया, ठीक है ना। लेकिन एजोट्रोपिक मिक्सचर अलग क्यों नहीं होता? क्योंकि एजोट्रोपिक मिक्सचर एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, यहां पे क्या हो रहा है, मैं टेम्परेचर मैं दे रहा हूं, इसको हीट कर रहा हूं तो एक बार में एक लिक्विड बाहर आ रहा है। लेकिन अगर ये एजोट्रोपिक मिक्सचर है तो जब मैं गर्म करूंगा तो एक लिक्विड के वेपर नहीं बनेंगे, दोनों के वेपर बनेंगे। अब यहां पे भी दोनों मिक्स हैं और वेपर फेज में भी दोनों मिक्स, तो फिर इसका मतलब वो फ्रैक्शनली डिस्टिल नहीं हो पाएंगे। समझ आई बात? तो भाई ये मतलब है कि जो एजोट्रोपिक मिक्सचर होगा वो उसको आप फ्रैक्शनली डिस्टिल नहीं कर पाएंगे। चलिए ये अपने पास तीसरी खासियत थी भी एजोट्रोपिक मिक्सचर की। अब फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा। फोर्थ पॉइंट जो अभी बात मैंने बोली, कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट फिक्स। ये फिक्स रहेगी वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में भी। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, मतलब अमाउंट ऑफ ए इन लिक्विड फेज रिमेन इक्वल टू अमाउंट ऑफ ए इन वेपर फेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी। और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। अगर ये कंडीशन रहेगी तो एजोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएगा। अगर यहां पे नॉट इक्वल हो जाए तो फिर हम ये सारी कंडीशन फेल कर देते हैं, मतलब उसको फ्रैक्शनली डिस्टिल भी किया जा सकता है, वेपर फेज में उसकी कंपोजिशन भी बदल जाएगी और अलग अलग टेम्परेचर पे वो बॉयल होंगे, सारी कंडीशन फेल हो जाती है। समझ गए ना? तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि इन एजोट्रोपिक मिक्सचर mole fraction of liquid always mole fraction of a component in liquid phase always equal to mole fraction of that component in vapor phase। ठीक है भी? तो ये एजोट्रोपिक मिक्सचर की बेटा खासियत है। अब एजोट्रोपिक मिक्सचर की टाइप देख लेते हैं भी। एजोट्रोपिक मिक्सचर कितने टाइप का होता है? चलिए बेटा आप देखते हैं टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर। टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजोट्रोपिक मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? एजोट्रोपिक मिक्सचर को क्लासिफाई किया जाता है, ये देखा जाएगा कि सॉल्यूशन पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या फिर नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम रोल्स लॉ है। इसके बिहाफ पे हम दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। तो बेटा हम यहां पे लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन डेविएशन
deviation from Rolle's law, these are of two types। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं भाई? देखिए फर्स्ट आता है बेटा हमारे पास, फर्स्ट आता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आता है भी, सेकंड क्या आएगा बेटा? सेकंड आता है बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप का मतलब है कम टेम्परेचर पे बॉयल करें, मतलब कम से कम टेम्परेचर पे बॉयल करें एक ऐसा एजोट्रोपिक मिक्सचर, और एक मैक्सिमम बॉयल, ज्यादा बॉयल करेंगे तब वेपर बने, वो इस प्रकार का एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो दो प्रकार के अपने पास एजोट्रोपिक मिक्सचर आ गए, एजोट्रोप आ गए। इनको स्टडी करते हैं बेटा। देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप या मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, सबसे पहले आप एग्जांपल लेंगे बेटा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप के लिए C2H5 एंड OH एंड प्लस H2O, दोनों मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं बेटा, जिसको आप नाम दे रहे हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर। और कौन सा? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। तो देखिए एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल की जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगी बेटा? 95.6% एथेनॉल होगा और 4.4% क्या रहेगा? वाटर रहेगा। अगर मैं बात करूं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो जो एथेनॉल होता है वो बेटा वो 351.5 केल्विन के ऊपर बॉयल करता है। वाटर जो होता है वो 373 केल्विन के ऊपर बॉयल करता है, और इनका जो सॉल्यूशन होता है वो बेटा 351 केल्विन के ऊपर बॉयल करता है। तो ये एक एजोट्रोपिक मिक्सचर है। अब इसको हम ग्राफ से समझेंगे कि भी इसको आप मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन, दो ग्राफ हमने किए थे, तो आप उन ग्राफ को रिमाइंड करें, याद आएगा आपको कि अपने पास उन ग्राफ के अंदर दो प्रकार की एक्सिस थी बेटा। एक इस तरफ ले लेते हैं हम, देखिए इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। थोड़ा सा हम शॉर्ट ले लेते हैं ताकि हमें ये दोनों ग्राफ में एक साथ बना दूं। ऐसे ले लेते हैं बेटा हम, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको समझ आ जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन में ये जो एक्सिस थी यहां पे मैंने क्या लिया था बेटा? वेपर प्रेशर लिया था। क्या लिया था? वेपर प्रेशर। यहां भी क्या रहेगा? वेपर प्रेशर ही रहेगा, ठीक है। इधर क्या था बेटा? ध्यान है आपको? इधर हमारे पास था मोल फ्रैक्शन। क्या था? मोल फ्रैक्शन। क्लियर है ना ये? तो इधर बेटा ले लेता हूं मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। क्या ले लेता हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। और ये मैं मैक्सिमम ले लेता हूं इधर 1। इधर मैं ले लेता हूं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इधर ये मैक्सिमम ले लेता हूं, इधर ये 1 है। तो इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा भाई? अगर मैक्सिमम इधर एथेनॉल है तो वाटर क्या होगा बेटा? 0। और सेम इधर एथेनॉल क्या हो जाएगा बेटा? 0। इनका मतलब समझिए, इधर यदि एथेनॉल 1 है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ केवल यहां पे एथेनॉल है, यहां वाटर का कोई भी अमाउंट नहीं है। सेम इधर वाटर प्योर है, इधर एथेनॉल का कोई अमाउंट नहीं है। अगर यहां पे एथेनॉल प्योर है तो मैं जब गर्म करूंगा तो वेपर बनेंगे तो सिर्फ किसके बनेंगे? एथेनॉल के बनेंगे। मान लिया हमने एथेनॉल के ये वेपर बन गए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? पी नोट एथेनॉल। पी नोट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एथेनॉल। भाई यहां पे भी हम लिखेंगे दैट इज पी नोट वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। क्लियर सी बात है? समझ में आ गई बात आपको? अब देखिए, अगर एथेनॉल और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन होता, आइडियल का मतलब समझते हो कि भी जो
बॉन्ड का नेचर एथेनॉल एथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच है, वही बॉन्ड का नेचर वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच रहे। मान लीजिए एथेनॉल जो है, ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल है बेटा, इसको समझिए आप, ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल आ गया भाई, ठीक है ना। अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, ये वाली जो बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं भाई, दूसरा हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी बेटा क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं भी। कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या दोनों का नेचर सेम है? बिल्कुल सेम है। अब इन दोनों को मिक्स कर देता हूं। जब मिक्स करूंगा तो हमारे पास एक तरफ रह गया बेटा H2O और एक तरफ आ गया हमारे पास एथेनॉल। तो भाई बताइए मुझे अब कौन सी बॉन्डिंग आएगी बेटा? अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहेंगे। कौन से बॉन्ड रहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। तो देखिए पहले हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, और सॉल्यूशन बनने के बाद भी यदि हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बॉन्ड का जो नेचर है बेटा वो चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ी सी जो बदलाव, थोड़ा सा बदलाव आया, वो क्या आया कि जब मैं एथेनॉल को वाटर के अंदर मिक्स करता हूं, क्या करता हूं? जब एथेनॉल को वाटर के अंदर मिक्स करता हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहेंगे, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहेंगे। लेकिन जो बदलाव आ रहा है उसको समझिए। ये वाटर का मॉलिक्यूल है बेटा, आपको पता है वाटर जो होता है वो पोलर नेचर का होता है। पोलर का मतलब हुआ स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे आया ये? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, स्लाइटली नेगेटिव, और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव। दूसरा वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर भी यही रहेगा भी, स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव, मतलब पोलर नेचर का रहेगा। थर्ड मॉलिक्यूल मतलब जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सभी के ऊपर यही रहेगा, वाटर का मॉलिक्यूल पोलर नेचर का होता है। बात समझ आई? आप देखिए स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। इधर भी यही सिचुएशन रहेगी भी, हाइड्रोजन बॉन्ड से वाटर के मॉलिक्यूल बाइंड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। जब मैं एथेनॉल का मॉलिक्यूल इसके अंदर मिक्स करता हूं तो वो एथेनॉल का जो मॉलिक्यूल है उसका साइज थोड़ा सा बेटा बड़ा होता है। बड़े साइज का मॉलिक्यूल क्या करेगा? यहां से वाटर मॉलिक्यूल को हटाएगा, अभी ये हटा दिया वाटर मॉलिक्यूल, और समझिए आप यहां पे एथेनॉल का बड़े साइज का मॉलिक्यूल आके एडजस्ट हो गया है वाटर मॉलिक्यूल के बीच। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए कोई दीवार है, ये पीछे दीवार है, अब इस दीवार में से मैं एक ब्रिक निकालता हूं और उस ब्रिक की जगह पे एक बड़े साइज का पत्थर लगाता हूं, ब्रिक से बड़े साइज का, तो क्या होगा भाई? नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रिक का जो साइज था वो छोटा था, पत्थर बड़े साइज का है, नहीं लग पाएगा। अगर मैं जबरदस्ती लगाऊं तो हो सकता है दीवार में क्रैक्स आ जाएं, दीवार कमजोर हो जाए। सेम यही बात होगी, जब बड़े साइज का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के बीच जाएगा तो कुछ बॉन्ड अपने आप ब्रेक होने लगते हैं, बॉन्डिंग अपने आप टूट जाती, कमजोर हो जाती है मतलब। तो जो मॉलिक्यूल बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, मतलब जिनके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, वो मॉलिक्यूल फ्री हो गए, वो वेपर फेज में चले जाएंगे। अब देखिए बात क्या हुई कि भाई बगैर गर्म किए बॉन्ड अपने आप टूट गए, मतलब इसको बगैर हीटिंग किए बॉन्ड अपने आप टूट गए, अपने आप टूट गए तो वेपर बने। तो बगैर गर्म किए अगर वेपर बने तो भाई ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके फिर अगर हम थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो और ज्यादा वेपर बनेंगे। तो कम टेम्परेचर पे ही एक ऐसा सॉल्यूशन है ज्यादा से ज्यादा वेपर देगा, अपनी उम्मीद से ज्यादा। हम ये सोच रहे थे इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, सेम नेचर हो गया, तो जितना उम्मीद कर रहे थे बस उतना ही वेपर देगा। लेकिन ये हमारी उम्मीद से ज्यादा वेपर दे रहा है क्योंकि कुछ बॉन्ड अपने आप टूट गए। तो जब उम्मीद से ज्यादा वेपर बने तो आप कौन सा डेविएशन बोलेंगे बेटा? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो बेटा कर्व कैसे आती? ये इस प्रकार से आते। बात समझ रहे हो? आपने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, बार बार हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। और फिर देखो ये तो क्या होता भी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इधर मैक्सिमम है, इधर जाऊंगा तो ये इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इधर मैक्सिमम है, जब इधर जाता हूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल 0 हो जाते हैं, तो इस पॉइंट पे टकराएगा। सेम मोल, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जब इधर आऊंगा तो 0 हो जाएंगे, ये 0 हो गए। इधर एथेनॉल मैक्सिमम, इधर वाटर मैक्सिमम, तो सॉल्यूशन का क्या रहेगा भाई? सॉल्यूशन का इस प्रकार से रहेगा। लेकिन यहां पे तो कुछ गड़बड़ हो गई है, और गड़बड़ क्या हुई है कि जब मैंने एथेनॉल को पानी के अंदर मिक्स किया तो उम्मीद से ज्यादा वेपर्स बन गए,
उम्मीद से ज्यादा बने तो भी एथेनॉल के उम्मीद से ज्यादा बनेंगे। इस प्रकार से भाई वाटर के भी उम्मीद से ज्यादा बनेंगे, और जब इन दोनों के ज्यादा बनेंगे तो दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन के भी तो ज्यादा बनेंगे। तो भाई सॉल्यूशन के हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाते हैं बेटा, ये करवाती है इस प्रकार से, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझना, इस प्रकार की एक करवाती है। इस कर्व में आपको दिख रहा है ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पीक पॉइंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पीक पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। अब इस बात को समझना आप अच्छे से। एथेनॉल, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल है 1, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है 1, इधर वाटर 0। तो एक बात बताइए मुझे, जब मैं इस तरफ जा रहा हूं 0 से वाटर के मोल फ्रैक्शन इधर मैक्सिमम हो रहे हैं, तो मतलब 0 पॉइंट, यहां पे 0, आगे चलूंगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड यहां पे आके हो गए 1। यही बात होगी। इसी तरह से एथेनॉल यहां पे 1 है, इधर जाऊंगा तो 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.7 हो गया, 0.6, 5, 4, 2, 3, 2, 1 एंड आफ्टर फाइनली क्या हो जाएगा? एथेनॉल 0 हो जाएगा। ये बात समझ आई? अब देखिए इधर एथेनॉल कम होता जा रहा है, इधर आते हैं तो वाटर कम हो रहा है। मतलब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा हूं तो एथेनॉल का अमाउंट कम हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा हूं तो वाटर का अमाउंट कम हो रहा है। बात समझ आई? तो ये जो पीक वैल्यू थी ये कहां पे आई बेटा? इसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर दीजिए आप इसको, और यहां पे देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये लगभग हमारे पास आएगा, देखिए एथेनॉल इधर मैक्सिमम है 1, थोड़ा सा इधर आया तो ये जो पॉइंट आएगा 95.6%, मतलब आप नियरली 9% कह सकते हो, सॉरी 96% कह सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप 9.6 कह सकते हो। और ये हमारे पास जो वाटर था इधर देखिए मैक्सिमम था, इधर कम होते कम होते कम होते यहां पे कितना रह जाएगा? 4.4% रह जाएगा। ये जो कंपोजिशन है, ये वाली कंपोजिशन वो कंपोजिशन है जिसपे इस सॉल्यूशन के ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे। ये कर्व दिखा रही है अभी, ये वेपर है जो उम्मीद से ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन उम्मीद से ज्यादा, सबसे ज्यादा कहां बने? इस पॉइंट के ऊपर, इस पीक पॉइंट के ऊपर, और उस पीक पॉइंट पे इन दोनों की कंपोजिशन ये थी। इसका मतलब है सिर्फ इसी कंपोजिशन पे इस सॉल्यूशन के वेपर ज्यादा बनेंगे। अगर हम यहां ले लें तो इतने बनेंगे, मैक्सिमम थोड़ी हुए हो, यहां लेंगे तो इतने बने, यहां लेंगे तो इतने बने, मैक्सिमम तो इसी कंपोजिशन पे बने, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा था एक फिक्स कंपोजिशन पे ही आप एज़ोट्रोपिक मिक्सचर कहेंगे। अब थोड़ा सा आप इसको समझिए, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के लिए जो ग्राफ बनाएंगे जस्ट इसके नीचे देखिए बेटा, अच्छे से समझना है आपको इसको। देखिए इसी प्रकार से मैं क्या करता हूं, यहां पे ले लेता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं x एथेनॉल, x एथेनॉल, और यहां पे ले लेता हूं बेटा x H2O, ठीक है। लेकिन अब ये वाली जो एक्सिस थी, जो वेपर प्रेशर थी, इधर मैं ले लेता हूं बेटा टेम्परेचर, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एथेनॉल कितने टेम्परेचर पे, इधर एथेनॉल प्योर है ना, कितने टेम्परेचर पे बॉयल करता है बेटा? 351.5 केल्विन पे। वाटर कितने पे बॉयल करता है बेटा? 373 केल्विन पे। तो ये वाटर मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब मैं दोनों को मिक्स करता हूं तो सॉल्यूशन कितने पे बॉयल करता है बेटा? सॉल्यूशन बॉयल करता है लगभग 351 पे। तो देखिए कर्व ड्रा करिए बेटा, इस प्रकार की एक कर्व ड्रा करिए। टेम्परेचर दोनों का डिक्रीज हो रहा है, एक 351 पे है, एक 373 पे है, तो दोनों का टेम्परेचर कम हो रहा है। ये इस प्रकार से आ रही है ये लाइन, ये जो कर्व है, इससे क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए इसका टेम्परेचर तो डिक्रीज हुआ भाई, दिख रहा है आपको, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और इसका भी डिक्रीज हुआ, इस प्रकार से। और ये जो पॉइंट आया यहां पे, ये सॉल्यूशन बॉयल कर जाता है भाई। ये कौन सा पॉइंट है? ये वही है 351 केल्विन के ऊपर, ठीक है। कितने पे? 351 पे। ये मोल फ्रैक्शन एक्सिस थी, ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन एक्सिस थी ये।
ये मोल फ्रैक्शन एक्सिस थी, ग्राफ बिल्कुल मैंने उसके नीचे बनाया है। तो ये कंपोजिशन, इस लाइन को ड्रा कर लीजिए बेटा, इस लाइन को ड्रा करोगे तो देखो आपको दिखाई दे रहा है कंपोजिशन वही है हमारे पास। कौन सी कंपोजिशन? जब एथेनॉल कितना रहेगा बेटा? एथेनॉल रहेगा 95.6% और वाटर कितना रहेगा बेटा? 4.4%। कंपोजिशन हमारे पास दिखाई दे रही है आपको? तो समझ आया, इस कंपोजिशन पे ये एजोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है जो 351 एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करता है। तो ये हमारे पास हुआ बेटा एजोट्रोपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग क्यों कहा? दोनों पहले हायर टेम्परेचर पे बॉयल कर रहे थे, अब ये लोअर टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है, और लोअर टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है तो इस टेम्परेचर पे और इस कंपोजिशन पे इसके जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम होंगे। तो ये हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर हुआ। चलिए बेटा अब लेते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। आपने मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर किया, अब आप मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर करेंगे। ये अगर आपको समझ आ गया तो ये बड़े आसानी से आपको समझ आ जाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग इसका मतलब है हायर टेम्परेचर पे, पहले से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। मिनिमम बॉइलिंग मतलब पहले के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर पे बॉयल होने वाला जो मिक्सचर है। अब ये ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा तो आप देखिए क्या डिफरेंस देखेंगे। पहले मैं सॉल्यूशन बना ले, एक एग्जांपल लेता हूं, सॉल्यूशन बना लेता हूं जिसको एजोट्रोपिक मिक्सचर आप बोलेंगे बेटा। देखिए H2O प्लस जो नाइट्रिक एसिड होती है HNO3 होती है, ये हमारे पास जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। अब इस सॉल्यूशन को आप एजोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे। हम कुछ कंडीशन लगा लेते हैं बेटा, क्या करेंगे? कुछ कंडीशन लगा लेते हैं। क्या कंडीशन होती है भी वो एक बार चेक कर लेते हैं। जो वाटर होता है अगर ये 32% रहे और जो HNO3 है वो 68% रहे तो इस कंपोजिशन पे ये एजोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एजोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, साथ में अगर वाटर को आप देखें तो 373 केल्विन पे बॉयल कर रहा है, HNO3 जो होती है वो 359 केल्विन पे बेटा बॉयल करती है, इतना टेम्परेचर पे बॉयल करती है। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया तो जो सॉल्यूशन है वो 381 केल्विन पर बॉयल करेगा। तो आप देख रहे हैं 373 351 दोनों का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है प्योर स्टेट में कम है, लेकिन जब सॉल्यूशन बना दिया तो बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, हाई हो गया, इसीलिए हमने इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर बोला। अब ग्राफ से हम समझेंगे बेटा इसके बारे में। कंपोजिशन आपने देख ली, बॉइलिंग टेम्परेचर देख लिया प्योर स्टेट में और सॉल्यूशन के स्टेट में। चलिए आप ग्राफ बनाते हैं भी। देखिए वही हमारे पास ये कौन सी एक्सिस होगी? ये हमारे पास वेपर प्रेशर एक्सिस होगी। ठीक है, इधर हम वेपर प्रेशर लेंगे और इस साइड हम क्या लेंगे भी? इस साइड हम लेंगे, ये भी वेपर प्रेशर रहेगा। ठीक है, इधर मैं ले लेता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, वही हो गया अभी 1। इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3, इधर क्या हो जाएगा? HNO3 1 हो जाएगा। तो इस साइड में मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 क्या रहेगा? 0 रहेगा, और इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये तो वही है सेम जो हमने अभी किया था। ठीक है ना? तो देखिए अगर ये बातें आपको समझ आ रही हैं कि इनका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना था। अब देखिए अगर ये दोनों मिलके एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो इनका ग्राफ क्या रहेगा? अगर ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो लाइनें हैं बिल्कुल इस तरह से आनी चाहिए, जस्ट लाइक ये जो दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना? ये तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बनने के बाद हमने ग्राफ ड्रा किया। तो देखिए प्योर स्टेट में H2O के वेपर हम मान लेते हैं कि जस्ट ये हमारे पास प्योर स्टेट में H2O के वेपर्स हैं। प्योर स्टेट में HNO3 के वेपर भी ले लीजिए आप, ये हमारे पास प्योर स्टेट में HNO3 के वेपर हैं भी। क्लियर है? तो वेपर किसके ज्यादा बन रहे हैं? HNO3 के। तो हम ये कह सकते हैं कि HNO3 जो है वो ज्यादा वोलाटाइल है और H2O जो है वो कम वोलाटाइल है। यही बात होगी ना? अब देखिए अगर ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है तो बिल्कुल उसी तरह से जो आपने प्रीवियस ग्राफ देखा है इस तरह की लाइनें आएंगी। इस तरह से आप ड्रा कर लीजिए और सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा भी? ये रहेगा। क्लियर सी बात है? लेकिन यहां पे हमें पता चला कि जब दोनों को मिक्स कर देते हैं, जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो पहले के कंपैरिजन में जो बॉन्डिंग थी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। H2O और HNO3 में
पहले जो बॉन्ड थे मिक्स करने के बाद जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंग हो जाते हैं। अब अगर बॉन्ड स्ट्रोंग हो गए तो भाई वेपर प्रेशर हम जो उम्मीद कर रहे थे वो लाइनें तो मैंने ड्रा कर दी, लेकिन अब उम्मीद से हट के क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में बॉन्डिंग क्या हो गई है, स्ट्रोंग हो गई है। अब बॉन्डिंग स्ट्रोंग हो गई तो कम से कम मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, तो हमारी उम्मीद के हिसाब से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सभी का होगा भी, उम्मीद के हिसाब से यदि वाटर का कम होता है तो लाइन इस तरह से आएगी भी, अगर उम्मीद के हिसाब से HNO3 का कम होता है तो बेटा लाइन कुछ इस तरह से आएगी। तो भाई अगर इन दोनों का कम होता है तो ये हमारे पास सॉल्यूशन के लिए कर्व किस प्रकार से आएगी बेटा, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी भी, इस प्रकार से। तो इसमें भी एक पीक दिखाई दिया, जैसे वहां पे वेपर ज्यादा बन रहे थे एक पीक दिख रहा था, यहां पे वेपर कम बन रहे हैं तो सबसे कम मतलब लोएस्ट वेपर प्रेशर कहां बने, वो पीक होगा, ये रहा हमारे पास, ठीक है ना, लोएस्ट पीक मतलब। तो यहां पे वेपर सबसे कम बने, तो इसको आप ड्रा कर लीजिए, ये लाइन, तो आपके पास वो कंपोजिशन आ जाएगी भी, किसकी कंपोजिशन आ जाएगी, H2O और HNO3 की। अब कंपोजिशन क्या आपको पता है, इधर जो वाटर है वो 1 है, इस तरफ आऊंगा तो बेटा 0.9, 0.8, 0.7, 0.65, 0.321 और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, H2O 0, ये दिख रहा है, सॉरी यहां पे 1 लिखा है मैंने, ये 0 हो जाएगा। और अगर मैं उस तरफ जाता हूं तो HNO3 यहां पे 1 है, 0.9, 0.8, 0.7, 0.65, 321 और फिर क्या हो जाएगा, 0। बात समझ रहे हो ना, ये लाइन मैंने जो ड्रा की है ये क्या ऑब्जर्व कर रही है कि भी इधर HNO3 1 है, इस तरफ गया मैं 0.9, 0.8, 0.7 और ये जो कंपोजिशन आई ये 68% आई भी, मतलब 0.68% और यहां पे इधर से 1 से इधर आता हूं तो ये हमारे पास आएगी 0.32%, तो आप कह सकते हो 32%, ठीक है। 0.32 या तो आप 0.32 कहेंगे और इधर से 0.68 कहेंगे, या फिर इधर से 32% और 68%। इस कंपोजिशन पे H2 और HNO3 के जो वेपर होंगे वो लोएस्ट बनेंगे, क्या बनेंगे, लोएस्ट बनेंगे। तो ये तो अपने पास रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुआ। अब बेटा हम इसके टेम्परेचर ग्राफ को देख लेते हैं, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ को। अब देखिए बेटा मैं इधर ले रहा हूं टेम्परेचर, क्या ले रहा हूं, टेम्परेचर, इस एक्सिस पे ले रहा हूं बेटा टेम्परेचर, ठीक है। इधर क्या ले रहे हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। तो देखिए हम क्या देखते हैं, वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है दैट इज 373 केल्विन, और भाई इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है दैट इज 359 केल्विन। HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग टेम्परेचर 359 केल्विन, इसका 373 केल्विन। तो जब वेपर कम बनेंगे तो इसका मतलब हमें ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करना पड़ेगा, तो भाई ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करना पड़ेगा। तो मैं एक बार, भाई ऊपर जगह नहीं है तो मैं यहां ले रहा हूं 373, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और 359 जस्ट मैं यहां पे ले रहा हूं, ये 359 हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं एक कर्व ड्रा करूंगा बेटा, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या बताया मैंने, सॉल्यूशन बनने के बाद 381 हो गया है, क्या हो गया है, 381, लगभग इतना रहेगा। तो कर्व जो है बेटा वो किस प्रकार से आएगी, कर्व कुछ इस तरह से आएगी, कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी बेटा, इस प्रकार से। और ये कर्व भी शो कर रही है कि भाई देखिए उसको ऊपर वाली कर्व को ड्रा कर लीजिए, ये पीक पॉइंट आ गया अपने पास, फिर इसको और नीचे ड्रा कर लीजिए, ये वही कंपोजिशन है। कौन सी कंपोजिशन के मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 कितने रहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 दैट इज 0.68 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितने रहेंगे इस समय 0.32, ठीक है ना, दोनों को मिला के 1 बन जाएगा। तो यहां पे हमने देखा कि इसके टेम्परेचर में क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, वाटर के बॉइलिंग टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ, और इधर इसके टेम्परेचर में भी इंक्रीज हुआ है भी, दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर हमारे पास बन गया कितना, 381 केल्विन।
तो इसीलिए पहले इनका बॉइलिंग टेम्परेचर दोनों का कम था, लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद बॉइलिंग टेम्परेचर इंप्रूव हो गया, हाई हो गया, इसीलिए इसको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बोलते हैं। बात समझना है, यहां पे इस कंपोजिशन पे ही रहेगा ये पीक पॉइंट्स दिखाए हैं मैंने। कंपोजिशन कौन सी, 32% और 68%, ठीक है ना। इसी पे ये बॉइलिंग, ये जो सॉल्यूशन है वो एजोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएगा। बाकी अगर इधर या इधर हो गया तो एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं कहलाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग किस लिए, कि भाई इस कंपोजिशन पे ये हायर टेम्परेचर पे बॉयल करता है। तो आप समझ गए भी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर।